जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में लेटा था, महसूस कर रहा था जैसे मुझे टुकड़ों में कुचल दिया गया हो। नैनी में चुपचाप मेरे जख्मों पर दवा लगा रही थी, आंसू पोंछ रही थी और धीरे से फुसफुसा रही थी। युवा मालिक, कृपया मालिक से माफी मांग लीजिए। खुद को इस हाल में क्यों डाल रहे हो? मैंने सिर हिलाया। झुक जाऊं? इस परिवार के आगे झुकूं तो ये मुझे नंगा कर देंगे। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं रुका और एक मुस्कान निकाली जो रोने से भी बदतर लग रही थी। सिर्फ पिटाई ही तो थी। मैंने क्रेस्ट पर भी अपना बदला ले लिया। बराबर का सौदा है, मैं इसे सह सकता हूँ। मैंने खुद को मजबूर किया और तकिए के नीचे से एक बैंक कार्ड निकालकर नैनी में के हाथ में थमा दिया। इसे ले लो। वो चौंक गई और तुरंत वापस करने लगी। युवा मालिक, मैं आपकी कमाई कभी नहीं ले सकती। इसे ले लो। मैंने काफी पहले इसकी योजना बना ली थी। मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। तुम मेरी माँ के साथ उनके मायके से आई थी। अब यहाँ रुकोगी तो ये तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे। ये तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी है। मेरा यकीन करो, इस्तीफा दो और इस जगह से निकल जाओ। नैनी में अपने हाथ में पतले से कार्ड को घूरने लगी। फिर मुझे देखा, बिस्तर पर घायल और बेहाल, फिर भी उसकी परवाह करते हुए वो बुरी तरह टूट गई। अगले कुछ दिन मैं ठीक होने के लिए अपने कमरे में ही रहा। मैंने दर्द सहा और सब कुछ पैक करना शुरू किया, सेबल की दी हुई हर चीज समेत। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, पर उदार जरूर थी। यह सब करीब 10 करोड़ का था। मैंने सोचा सब फेंक दूं, पर फिर मैंने एक अच्छे क्लब के मालिक को फोन किया जहां मैं अक्सर जाता था। मैंने सुना कि वहां चैरिटी नीलामी चल रही है, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास नीलामी के लिए कुछ चीजें हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आज रात एक इवेंट है और मैं सब ला सकता हूँ। कुछ नीलामी कोऑर्डिनेटर को सौंप दिया और जैसे ही मुड़ा, मैं सीधे सेबल और क्रेस्ट से टकरा गया, जो साथ अंदर आ रहे थे। सेबल उसके काफी करीब थी और जैसे ही क्रेस्ट ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। मेरा हाथ गुस्से से भिंच गया, पर मैंने खुद को संभाला। मैं अभी बैठा ही था कि लाइटें कम हो गईं। होस्ट स्टेज पर आया और घोषणा की कि नीलामी शुरू होने से पहले 3 मिनट का किसिंग मोमेंट होगा। हॉल के सभी जोड़ों को इसमें शामिल होने की अनुमति है। एक स्पॉटलाइट अंधेरे कमरे में घूम रही थी, बारी बारी से जोड़ों पर पड़ रही थी। मुझसे थोड़ी दूरी पर मैंने देखा कि सेबल मुस्कुरा रही थी। ऊपर लगी भारी सजावटी लोहे की लाइट फिक्सचर अचानक ढीली हो गई और सीधे क्रेस्ट के ऊपर गिरने वाली थी। सेबल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसे धक्का देकर बचाया, पर फिक्सचर का किनारा उसके सिर के पीछे जा लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने क्रेस्ट को पकड़ा और पार्किंग की ओर दौड़ पड़ी, उसे अस्पताल ले जाने के लिए। एक और फिक्सचर नीचे आया और मुझे जा लगा। दर्द इतना तेज था कि मैं बेहोश ही होने वाला था। एक राहगीर ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के बिस्तर पर आ गया। मैं अभी कमरे में शिफ्ट ही हुआ था कि सेबल अंदर आई। उसके चेहरे पर खूंखार भाव थे। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे फाड़ खाना चाहती हो। रिवेन, मैंने सिक्योरिटी फुटेज देखी। तुमने क्लब के कर्मचारी को रिश्वत दी और जानबूझकर वो फिक्सचर ढीला किया ताकि उसे क्रेस्ट पर गिरा सको। क्या तुमने नहीं किया? सेबल, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे अलावा और कौन उसे इतनी बुरी तरह मरते देखना चाहेगा? रिवेन, मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा। सेबल, तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। इल्जाम? लगता है बिना ठोस नतीजे के तुम मानोगे नहीं। उसने अपना फोन निकाला और डायल किया। मुझे एक इंसान को अंदर करना है। फैंग परिवार का दूसरा बेटा रिवेन फैंग हमले का संदेह है। लोगों को अभी भेजो। इसे कुछ दिनों के लिए हिरासत में लो ताकि इसका दिमाग ठंडा हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरा बेजान हो गया। वो सचमुच अपने रसूख का इस्तेमाल मुझे कैद करने के लिए कर रही है। फिर उस फिक्सचर का मुझे लगना क्या था? कुछ ही मिनटों में पुलिस आई, डॉक्टर की दलीलों को अनसुना कर दिया और मुझे जबरन उठा ले गए। अगले कुछ दिन नर्क जैसे थे। वहां मुझे हर तरह का टॉर्चर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि बाकी कैदियों को खास निर्देश दिए गए थे। वे मुझ पर लगातार टूट पड़े मुक्कों और लातों से। जब कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं इंसान कम और लाश ज्यादा लग रहा था। मेरा शरीर टूट चुका था। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वहां से बाहर निकालने वाली एकमात्र चीज मेरे फोन पर आया एक मैसेज था। मेरा वीजा मंजूर हो गया है। मैं अपनी बैग लेने के लिए घर पहुंच जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार इस घर को देखा। बचपन की हर याद अब हार्लन, उसकी रखेल और उनके बेटे से भरी पड़ी है, जैसे वो ही इसके असली मालिक हों। मैं डैश मुझे एयरपोर्ट ले गया और सिक्योरिटी की ओर चल दिया। डैश तब तक देखता रहा जब तक मैं कॉरिडोर में गायब नहीं हो गया। वो काफी देर तक खामोश खड़ा रहा, इससे पहले कि उसने सेबल को फोन करने की हिम्मत जुटाई। फोन काफी देर तक बजता रहा, इससे पहले कि उसने उठाया। सेबल, डैश की आवाज तीखी थी। मुझे पता है तुम क्रेस्ट के साथ हो, लेकिन तुम और रिवेन 3 साल तक साथ थे। वो जा रहा है हमेशा के लिए। वो चला गया, पहली फ्लाइट पकड़कर निकल गया। उसने कहा है कि वो किसी और की शर्तों पर कभी वापस नहीं आएगा। अब खुश हो। सेबल सन्न रह गई। फोन कान से लगा था, वो हिल भी नहीं पा रही थी। देश छोड़ दिया, कभी वापस नहीं आएगा, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। फिर अचानक अपनी कार की चाबियां उठाकर दफ्तर से बाहर निकल गई। लिफ्ट में नीचे जाते हुए उसने एयरपोर्ट डायरेक्टर को फोन लगाया। पता लगाओ रिवन किस फ्लाइट से देश से बाहर गया है। जब तक वो तेजी से गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट पहुंची, डायरेक्टर घबराया हुआ इंतजार कर रहा था, सारी जानकारी देने के लिए तैयार। मिस शेन,
मिस्टर फेंग पेरिस जाने वाली फ्लाइट FX 108 में सवार थे। वो 20 मिनट पहले ही निकल चुकी है। उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर क्रेस्ट का नाम था। उसने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। सेबल, मेरे सिर में अभी भी थोड़ा दर्द है। क्या तुम व्यस्त हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं आ रही हूँ। वो अस्पताल के VIP रूम की तरफ निकल पड़ी। क्रेस्ट सिरहाने टिका बैठा था, थोड़ा पीला पड़ा हुआ। उसे देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। सेबल उसके पास बैठ गई। उसकी बातें सुन तो रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसने सेबल की खामोशी को भांप लिया और धीरे से पूछा, सेबल, क्या तुम रिवन को लेकर परेशान हो? डैड ने बताया कि वो देश छोड़कर चला गया है। ऐसी हरकत के बाद सच कहूं तो दिमाग साफ करने के लिए बाहर जाना बुरा नहीं है। उसे वक्त दो, शायद वो वापस आ जाए। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। क्रेस्ट ने फौरन सिर हिलाया। बात बदलने पर वो खुश था, लेकिन बाहर से देखने पर क्रेस्ट के साथ उसकी जिंदगी एकदम मुकम्मल लग रही थी। एक आदर्श जोड़ी, खूबसूरत कपल। सेबल एक प्रेमिका के सारे फर्ज निभा रही थी। डिनर, काम, हर इवेंट में साथ जाना। पर सिर्फ सेबल को सच पता था, ये मुकम्मल दिखने वाली जिंदगी अंदर से पूरी तरह खोखली और सुन्न थी। वो दफ्तर की खिड़की के पास काम करते हुए खो जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब वो उसकी व्यस्तता के बीच चुपके से आता, पीछे से उसके गले लगता और उसके कान में धीरे से सांसें छोड़ता। उसका सारा ध्यान भटका देता था। वो खुद को प्राइवेट जेट में पाती हैं। उसकी नजरें उस छोटे से लेवेटरी पर अटक जाती हैं जहां उसने मुझे कंबल में लपेटकर बाहर निकाला था, और जब मैंने ऐसा किया वो बड़बड़ाते हुए शिकायतें करती रही थी। ये यादें, जिनका अब कोई काम नहीं, भूतों की तरह उसके मन में उतर आती हैं, उसे बार बार बेचैन कर देती हैं। रात को वो बिस्तर के अपनी तरफ लेटी थी, आधी नींद में। उसका हाथ अपने आप दूसरी तरफ बढ़ा, एक गर्म शरीर को छूने के लिए, पर वो एहसास गलत था, वो गर्माहट गलत थी। वो चमकदार गर्मी नहीं, सांसों की आवाज भी गलत थी। वो जानी पहचानी महक नहीं थी। नींद की वो खामोश आवाजें भी गलत थीं। मैं कभी शांत होकर नहीं सोता था, हमेशा रजाई छीन लेता था, जैसे कोई छोटा जानवर जो गर्माहट ढूंढ रहा हो। आधी नींद में ही उसकी बाहों में सिमट जाता था। सेबल की आंखें खुल गईं। छाती में एक जबरदस्त विरोध की लहर उठी। पहली बार उसने क्रेस्ट को लगभग धक्का देकर अलग कर दिया, उठी और बिस्तर से निकल गई। सो जाओ, मुझे याद आया कि एक जरूरी डॉक्यूमेंट देखना बाकी है। क्रेस्ट के हैरान चेहरे का इंतजार किए बिना वो सीधे स्टडी रूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। घर जाते हुए कार में भारी खामोशी थी। क्रेस्ट थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था और काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, सेबल, आज फिर मेरी माँ का फोन आया था, शादी के बारे में पूछ रही थी। सेबल ने अपने माथे पर उंगलियां रखीं। उसकी आवाज सपाट थी। इस समय कुछ क्रॉस बॉर्डर मर्जर डील बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। बहुत काम है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। देर रात सेबल अकेले स्टडी रूम में बैठी थी और उसने अपने फोन में पासवर्ड से सुरक्षित एक एल्बम खोला। उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था। ये कुछ साल पहले दोस्तों की एक महफिल का था। किसी ने मुझे गाने की चुनौती दी। मैंने मान लिया, स्टेज पर कूदा, माइक थाम लिया और एक तेज पॉप गाना गाने लगा। सेबल को याद भी नहीं कि उसने इसे कब सेव किया था। वो सच में नहीं जानती। वो स्क्रीन पर उस शख्स को देखती रही, आजाद, खुश, बेफिक्र, और उसने अपनी आज की खामोश जिंदगी से उसकी तुलना की। सेबल के दिल में कुछ जोर से भींच गया, दम घोंटने लगा। उसने झटके से वीडियो बंद किया, फोन मेज पर उल्टा पटक दिया। उसका सीना तेजी से धड़क रहा था। वक्त बीता और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। राजधानी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेबल एक बड़ी विदेशी बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही थी। क्रेस्ट उसके मंगेतर के तौर पर साथ था। ये आगमन बहुत ही सादगी भरा होना था। वे भीड़ से बचने के लिए VIP कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, शोर का एक बवंडर उन पर आ गिरा। अराइवल हॉल खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों युवक युवतियां हाथों में चमकते साइन, फूल और बैनर लिए हुए थे और एक ही गर्जती आवाज में एक ही नाम चिल्ला रहे थे, रिवन, रिवन, रिवन। शोर इतना था कि लगा छत उड़ जाएगी। आम यात्री रुक गए, मुड़कर देखने लगे और कानाफूसी करने लगे। ये कौन है? क्या हो रहा है? तुम्हें सच में नहीं पता रिवन? वो इस वक्त मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा नाम है। 3 साल पहले डेब्यू किया था। वो चेहरा जो हजारों जहाजों को रवाना कर दे और पर्दे पर हजारों किरदारों का आदमी। सेबल जैसे ही मेरा नाम सुनती है, उसके कदम खुद ब खुद थम जाते हैं। उसकी आंखें शोर और भीड़ की नजरों का पीछा करती हैं। कॉरिडोर के पार पिलर पर टंगे एक विशाल बिलबोर्ड पर टिक जाती हैं। वो वहां खड़ी रही, बिल्कुल बेजान, उस विशाल पोस्टर को घूरती हुई। पूरे हॉल का शोर उसके चारों तरफ से गायब हो गया, जब तक कि दुनिया में सिर्फ वो शख्स नहीं बचा जो एक सितारे की तरह चमक रहा था। क्रेस्ट ने भी उसे देखा और उसने सहज ही सेबल का हाथ कसकर पकड़ लिया। सेबल, वो रिवन है। सुना था वो विदेश चला गया और मनोरंजन जगत में घुस गया। एक युवा मास्टर की बेहतरीन जिंदगी छोड़कर फिल्मों में नाच गाने का काम करने लगा। उसकी आवाज में जानबूझकर नफरत भरी हुई थी। सेबल को शायद सुनाई नहीं दे रहा था। इन 3 सालों में वो हर खबर से वाकिफ थी। उसने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे बारे में खबरें खुद उस तक पहुंच जाती थीं। वो जानती थी कि मैंने टॉप से शुरुआत की, मेरी हर फिल्म को समीक्षकों की तारीफ और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट मिली, कि मैंने हजारों अवार्ड जीते थे। तभी उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई उस शख्स पर जा टिकी जो अभी अभी रेगुलर कॉरिडोर से बाहर निकला था, बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट से घिरा हुआ।
बस एक नजर और वो समझ गई कि मैं किसी भी पोस्टर से कहीं ज्यादा आकर्षक हूँ। जब सेबल मुझे भीड़ के बीच देख रही थी, एक महिला अचानक हंसती हुई भीड़ के बीच से बाहर आई, हाथों में इक्वेडोरियन गुलाबों का एक विशाल गुलदस्ता लिए। ये सोलेल थी, शांग परिवार की वारिस। सोलेल ने मेरा कैरी ऑन बैग आसानी से ले लिया, मेरे कान में झुककर कुछ फुसफुसाया और मैं जोर से दिल खोलकर हंस पड़ा। इसे देखते ही सेबल के चेहरे पर कुछ टूट सा गया। उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी हो गई कि क्रेस्ट भी कांप उठा। भीड़ उन्हें लगभग खींचते हुए पार्किंग तक ले गई। इत्तेफाक से सेबल की कार मेरी टीम की लिमोसिन के ठीक बगल में खड़ी थी। सेबल सोलेल को मुस्कुराते हुए मेरा दरवाजा पकड़े हुए देखती है। जैसे ही मैं बैठने वाला होता हूँ, कुछ मुझे रोकता है। मैं मुड़ता हूँ और मेरी नजरें सेबल से मिलती हैं। मैं एक विनम्र सिर हिलाता हूँ। सेबल, वो यहाँ क्यों है? मेरा काम नहीं। उसी पल सेबल का दिल गले में अटक गया। वो अपनी धड़कनें सुन सकती थी, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह शांत हो गई, क्योंकि उसने मेरी आंखों में एक अजनबी को देखा था। फिर वो काली लिमोसिन तेजी से निकली और एयरपोर्ट की पार्किंग गैरेज से बाहर गायब हो गई। ये सब देखते हुए सेबल सन खड़ी रही, वहीं जम गई। क्रेस्ट ने कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं सुना। उसके कानों में सिर्फ एक धीमी सी गूंज थी और एक विचार जो बार बार बज रहा था। उसने मुझे देखा और आर पार देख लिया। फिर अपना फोन उठाया। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे जिंगबे में रिवन के ठिकाने के बारे में सब कुछ चाहिए, उसका पता, अगले एक हफ्ते का हर प्रोजेक्ट, और सोलेल पिछले 3 सालों में उसने क्या किया है, रिवन के साथ उसका आखिर रिश्ता क्या है। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। कई घंटों बाद उसके असिस्टेंट ने पूरी रिपोर्ट के साथ फोन किया। रिवन का पता और शेड्यूल पूरा तैयार था, लेकिन सोलेल के बारे में जानकारी ने सेबल का सीना और बिठा दिया। सोलेल पुराने रईस खानदान से थी और खुद में बहुत काबिल थी। जिस पल रिवन 3 साल पहले विदेश गया, उसने चुपचाप अपनी दुनिया को पेरिस शिफ्ट कर लिया। एक इन्वेस्टर के तौर पर पर्दे के पीछे से काम कर रही थी। उसने रिवन के लिए रास्ता साफ किया, अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर उसे फैशन और फिल्म जगत में पहचान दिलाई। इन 3 सालों में उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। एक शांत निरंतर रक्षक। उनका बंधन अटूट था। दुनिया उन्हें करीबी दोस्तों के रूप में जानती थी। एक हफ्ते बाद उसे मौका मिल ही गया। उसके असिस्टेंट ने बताया कि रिवन एक बड़े ओट काउचर शो की आफ्टर पार्टी में शामिल होने वाला है। सेबल ने तुरंत अपने सारे कनेक्शन लगा दिए ताकि उसे एक इनविटेशन मिल सके। यह इवेंट एक ऐतिहासिक प्राइवेट एस्टेट में हो रहा था। जैसे ही सेबल अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरें रिवन को ढूंढने लगी। वो दुनिया भर के मशहूर निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स के साथ गहरी बातचीत में मशगूल था। बड़ी आसानी से फ्रेंच और इंग्लिश के बीच स्विच कर रहा था। सेबल अपना ग्लास हाथ में लिए भीड़ के बीच से उसे देखती रही। वह इंतजार करने लगी। वह तब तक इंतजार करती रही जब तक रिवन की एनर्जी कम नहीं होने लगी और वो अकेले ही बगीचे के नजारे वाली छत की तरफ निकल गया। अब उसने बिना किसी का ध्यान खींचे उसका पीछा किया। छत पर रात की हवा ठंडी थी। रिवन रेलिंग के सहारे खड़ा दूर झील को निहार रहा था। सेबल पीछे से उसके पास आई, गहरी सांस ली, अपने अंदर के तूफान को दबाने की कोशिश की। फिर भी उसके शब्दों में एक धार थी। तुम्हारे और सोलियल के बीच आखिर चल क्या रहा है? रिवन को उसके वहां होने पर हैरानी नहीं हुई। उसने मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। खैर, ये तो एमा शेन है, काफी वक्त हो गया। मैं किसी के साथ क्या करता हूँ, मुझे तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। तभी एक आवाज आई, मैं सोच रही थी तुम कहाँ गायब हो गए और तुम यहाँ ऐसे इंसान के साथ फंसे हो जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं। सोलियल ने करीब आकर रिवन की बाह में अपनी बाह डाल ली, जैसे यह बेहद स्वाभाविक हो। मिस शेन, बहुत दिनों बाद मिली, क्या हो रहा है? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बातें? माहौल काफी तनावपूर्ण लग रहा है। बॉयफ्रेंड शब्द सेबल को एक घूंसे की तरह लगा। उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने रिवन को घूरा, बिना कहे उससे खंडन की भीख मांगी। एक शिकन भी काफी होती, पर रिवन ने बस सोलियल की तरफ सिर झुका दिया। सेबल की तरफ देखे बिना उसके शब्द को स्वीकार कर लिया। सोलियल ने सेबल के चेहरे के हर उतार चढ़ाव को देखा और मुस्कुरा दी। सुना है तुम्हारा और रिवन का थोड़ा इतिहास रहा है, पर वो अब पुरानी बात है। रिवन के पास मैं हूं, वह खुश है, इसलिए कृपया खुद को परेशान न करें। वह रुकी और अपनी नजरें सेबल के पीछे के खाली स्थान पर टिका दी। वैसे क्रेस्ट आज कहाँ है? उसे साथ नहीं लाई। तो तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? कोई और खेल खेलने? बेचारा क्रेस्ट। इससे पहले कि सेबल कुछ कहती, सोलियल रिवन को लेकर दूर चली गई। सेबल वहीं खड़ी उन्हें साथ जाते देखती रही। कुछ दिन बाद सेबल का काबिल असिस्टेंट पुरानी फाइल्स देख रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा मिला, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी जो सालों से दबाई गई थी। यह रिवन की मां के एक्सीडेंट से जुड़ी थी। रिपोर्ट के अनुसार वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, साफ संकेत थे कि यह जानबूझकर रची गई थी। और जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, हार्लन, जिसने फेंग ग्रुप पर कब्जा कर लिया। तभी सेबल के एक मुखबिर ने फेंग ग्रुप से एक जरूरी संदेश भेजा। फेंग ग्रुप अब सिर्फ एक खोखला ढांचा है। हार्लन ने पिछले कुछ सालों में भारी पैसा निकाला है, जिसे उसने विदेशी ट्रांजैक्शन के जाल में छुपा दिया है। और क्रेस्ट और वीरा माँ और बेटा सिर्फ जानते नहीं थे, वे इसमें पूरी तरह शामिल थे। फेंग ग्रुप कर्ज में डूबा है, डूबने की कगार पर है। लेकिन सेबल के होश तब उड़ गए जब उसने एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग सुनी। क्रेस्ट एक दोस्त से बात कर रहा था।
उस वक्त मैंने खुद को उस सीढ़ी से जानबूझकर गिराया था। वो बिल्ली बचाने का सारा ड्रामा नकली था। मुझे चाहिए था कि सेबल मुझ पर ध्यान दे। उसके जैसी लड़कियां ऐसी हरकतों पर तुरंत फिदा हो जाती हैं। वो बगीचे वाला वाकया, वह भी मेरा नाटक था। मुझे पता था सेबल बाहर आने वाली है, तो मैंने सही वक्त पर उसके सामने चलने की टाइमिंग सेट की। और क्लब में लाइट रिग मैंने ही किसी को पैसे देकर ढीला करवाया था। चोट गहरी देनी थी पर खरोंच ही आई, काम फिर भी हो गया। और रिवन, वह खुद को समझता क्या है? मुझसे मुकाबला करेगा? सेबल का दिल हमेशा से मेरा था। बस एक छोटी ट्रिक और उसने सब सच मान लिया। रिवन को तो मैंने जेल तक करवा दिया था। अब जाकर सेबल को सच दिखाई दिया, जिसे वो अपने जीवन का प्यार समझती थी। वो शुरुआत से ही एक झूठ था, और रिवन को उसने जो भी घाव दिए वो उसी झूठ की बुनियाद पर थे। वह कितनी बड़ी बेवकूफ थी। इस माँ बेटे ने उसे कठपुतली की तरह नचाया। सेबल के पैर लड़खड़ा गए। वह फर्श पर गिर पड़ी, चेहरे का रंग उड़ गया था। सच सामने आने के बाद सेबल पूरी तरह निर्मम हो गई। उसने हार्लन को लूटा हुआ सारा पैसा वापस करने का आदेश दिया और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सबूत पुलिस के हवाले कर दिए। उसने क्रेस्ट से सारे नाते तोड़ लिए, पूरी तरह और हमेशा के लिए। पर यह करने के बाद उसे सुकून नहीं मिला। उसे बस एक खालीपन महसूस हुआ। रिवन, मैं बहुत दर्द में हूं। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। अगर उसे उम्मीद की छोटी सी भी किरण दिखती तो वह अपना सारा मान सम्मान दांव पर लगाने को तैयार थी। वह उस विला के बाहर गई और इंतजार करने लगी। शाम के 7 बजे उसने अपने हाथ में एक पेपर बैग लिया था, जिसमें वो केक था जो रिवन को बहुत पसंद था। उसे याद था कि रिवन को मीठा कितना पसंद था, खासकर जब उसका मूड खराब होता। मिठास उसे शांत कर देती थी। पर वह पूरी रात उस कार में बैठी रही, जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं, जब तक वह पूरी तरह टूट नहीं गई। और फिर एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार गेट पर आकर रुकी। रिवन बाहर निकला, दूसरी तरफ गया और सोलियल के लिए दरवाजा खोला। सोलियल ने प्यार से उसके बाल बिखेरे और कुछ ऐसा कहा कि रिवन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसका वो हंसना कितना बेफिक्र था। यह नजारा सेबल के दिल के पार निकल गया। उसने दरवाजा खोला और उनकी ओर बढ़ी। रिवन, क्या हम बात कर सकते हैं? रिवन ने मुड़कर देखा। उसे देखते ही उसकी भौहें तन गईं। मिस शेन, तुम यहाँ क्यों हो? हमारे बीच कोई बात नहीं बची। सेबल ने एक हताश कदम आगे बढ़ाया, अपने फोन में सबूत दिखाने की कोशिश करने लगी। रिवन, प्लीज सुनो। मैंने क्रेस्ट और उसके परिवार की करतूतों का पता लगाया है। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। गार्डन क्लब की लाइट, तुम्हारी माँ का हादसा, कुछ भी तो एक्सीडेंट नहीं था। ये सब उनकी साजिश थी। मैं अंधी थी, बेवकूफ थी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात कहती, रिवन ने हाथ उठा दिया। तो सच सामने आ गया। और अब क्या? तुम्हें क्या लगा तुम रोते हुए आओगी और मैं मान जाऊंगा? तुम्हारा पछतावा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। नुकसान हो चुका है। तुम्हारे द्वारा ठुकराए जाने की जिल्लत, वो किसी कचरे से कम नहीं। डिटेंशन सेंटर में हाथ तुड़वाने का दर्द, ये चीजें सिर्फ तुम्हारे सॉरी बोलने या सबूत दिखाने से खत्म नहीं हो सकती। बात करते हुए रिवन की नजर उसके हाथ के बैग पर पड़ी। वह थोड़ा हंसा, पर उसमें कोई हंसी नहीं थी। अभी भी मेरा पसंदीदा बेकरी याद है। काफी कोशिश की है मिस शेन, दुनिया के दूसरी तरफ से मंगवाया है। उसने ऊपर देखा। सेबल का चेहरा फीका पड़ गया था। पर अब मैं मीठा नहीं खाता, बहुत ज्यादा, बहुत मीठा। इतना कहकर रिवन मुड़ा और सोलियल के साथ गेट के अंदर चला गया। भारी दरवाजा बंद हुआ और सेबल बाहर ही रह गई। वह वहीं खड़ी रही, चुपचाप, बेजान। उसके हाथ में मौजूद वो बैग बहुत भारी महसूस हो रहा था। विला के अंदर रिवन ने दरवाजे से पीठ टिका दी और धीरे से फर्श पर बैठ गया। वह दर्द को छुपा नहीं सकता था। छाती में अब भी टीस थी, लेकिन सबसे ज्यादा वह राहत महसूस कर रहा था। छोड़ देना उतना मुश्किल नहीं था। सोलियल उसके बगल में बैठ गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिवन, मैं यहाँ हूँ, तुम मेरे पास हो। यह सब पीछे छूट गया। हाँ, सब पीछे छूट गया। बाहर बारिश और तेज हो गई। सेबल उसी बारिश में खड़ी थी, खोई हुई। उस खिड़की को देख रही थी जो उसके लिए कभी नहीं खुलेगी। उसकी आंखें खाली थीं। वह जानती थी जो उसने खो दिया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। तभी जब वह ख्यालों में खोई थी, एक ब्रेकिंग न्यूज ने उसकी रगों में बर्फ जैसी सिहरन दौड़ा दी। ब्रेकिंग न्यूज, दक्षिण फ्रेंच ऑल्प्स में लगातार भारी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ और जमीन धंसने, मडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। रास्ते तबाह हो चुके हैं। हालात बेहद गंभीर हैं। तभी असिस्टेंट का जरूरी मैसेज आया। रिवेन उसी इलाके में है। आखिरी लाइन पढ़ते ही सेबल का दिल जैसे धड़कना भूल गया। रिवेन को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड के लिए एक चैरिटी शूट में हिस्सा लेने बुलाया गया था, उसी कस्बे के पास जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पूरे इलाके से संपर्क कट चुका है। वह जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता। उस वक्त सेबल एक अहम बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी, जो शेन ग्रुप की अगली दशक की रणनीति तय करने वाली थी। खबर मिलते ही वह बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठी और चल दी। बोर्ड के सभी सदस्य हैरान रह गए जब उसने कागजात वहीं गिरा दिए और बाहर निकल गई। फौरन एक प्लेन तैयार करो। नीस के लिए सबसे तेज रास्ता नहीं, सीधे उस नजदीकी एयरपोर्ट जाओ जो अभी चालू हो। इलाके की हर रेस्क्यू टीम से संपर्क करो। सबसे बेहतरीन टीमें हायर करो। पैसों की चिंता मत करो, मैं खुद जा रही हूँ। कॉर्पोरेट रणनीति, बिजनेस साम्राज्य, अब इन सबका कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, रिवेन को ढूंढना।
घंटों बाद सेबल एक अनुभवी और अच्छी तरह से लैस रेस्क्यू टीम के साथ पहुंची और एक ऐसे छोटे एयरपोर्ट पर उतरने को मजबूर किया जो अभी भी विमान ले सकता था। मौसम बहुत खराब था। आसमान में घने काले बादल छाए थे, तेज हवा और बारिश सब कुछ चीर रही थी। एक पल गंवाए बिना सेबल हेलीकॉप्टर में सवार हुई और सीधे उस इलाके की तरफ बढ़ी जहां संपर्क टूट गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सका। वह सिर्फ जमीन के एक अपेक्षाकृत स्थिर हिस्से के ऊपर मंडरा सकता था। क्रू की मनाही के बावजूद सेबल रस्सियों के सहारे सबसे पहले नीचे कीचड़ में कूदी। रेस्क्यू टीम लीडर ने सामने तबाह हुई सड़क, बाढ़ और गिरे हुए पेड़ों को देखा और उसका हाथ पकड़ा। रुकिए, आगे के हालात बहुत खतरनाक हैं। मिट्टी अभी भी खिसक रही है, आप अंदर नहीं जा सकती। बहस बंद करो, रास्ता दिखाओ। सेबल की आंखें लाल थीं। वह पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। बाढ़ का पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया था, जो हड्डियों को गला देने वाला ठंडा था। पहाड़ी से चट्टानें लगातार टूट कर गिर रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि किसी को भी उड़ा ले जाए। जब वे एक छोटे से मलबे को पार कर रहे थे, एक बड़ी चट्टान उनके पीछे की टीम की तरफ तेजी से लुढ़की, उसी टीम की तरफ जिसके पास जरूरी रेस्क्यू सामान था। बिना सोचे सेबल ने उस बैग को धक्का देने के लिए खुद को झोंक दिया। चट्टान उसके बाएं हाथ पर आ लगी। उसका किनारा सीधा हड्डी तक एक गहरा घाव बना गया। रुकिए, टीम का एक सदस्य घाव पर पट्टी बांधने के लिए लपका, पर सेबल ने मना कर दिया। समय नहीं था। उसने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, घाव पर लपेटा और आगे बढ़ गई, जबड़े भींचे हुए। 10 घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें आखिरकार रिवेन एक ऊंचे इलाके पर बने क्लासरूम में मिल गया, जो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा था। रिवेन वहां कुछ टीचरों के साथ था। वह दर्जनों डरे हुए बच्चों को दिलासा दे रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था, कपड़े भीगे और गंदे थे, लेकिन वह शांत था। वह बच्चों को एक कहानी सुना रहा था, उनकी आंखों से डर को मिटाने की कोशिश कर रहा था। जब सेबल कीचड़ और खून से सनी हालत में दरवाजे पर डगमगाती हुई पहुंची, तो सब सन्न रह गए। रिवेन भी। उसने ऊपर देखा और उसे देखते ही उसका चेहरा अविश्वास से जड़ हो गया। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड के लिए वक्त ठहर गया। सेबल ने रिवेन को वहां खड़े देखा, जिंदा और सुरक्षित, और जिस बोझ को वह हफ्तों से उठाए हुए थी, वह एक पल में पिघल गया। उसे अपने हाथ का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। वह लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और हर किसी के हैरान नजरों के बीच रिवेन को अपनी बाहों में भर लिया। रिवेन, रिवेन, तुम ठीक हो? रिवेन उसकी पकड़ में स्थिर खड़ा रहा। उसके दिल की तेज धड़कन को खुद पर महसूस करता रहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने ऊपर हाथ उठाकर उसकी पीठ थपथपाई और फिर उसे दूर किया, मजबूती से पर बेरुखी से नहीं। यहाँ आने के लिए शुक्रिया मिस शेन, मैं इसे नहीं भूलूंगा। मैं आपका कर्जदार हूँ। सेबल की बाहें खाली रह गईं। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई जब उसने रिवेन का शांत, बेपरवाह चेहरा देखा। वह हिली नहीं, बस खड़ी रही। तभी बाहर से दूसरे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई दी। सोल दूसरी रेस्क्यू टीम और सामान के साथ आ गई थी। वह क्लासरूम में दौड़ी। उसकी आंखें सीधे रिवेन को ढूंढ रही थीं। उसे सही सलामत देखकर उसके चेहरे पर चैन साफ दिख रहा था। फिर उसकी नजर सेबल पर गई। जब उसने सेबल के हाथ का घाव देखा तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक आई, तेज और सतर्क। पास ही बने अस्थायी शेल्टर में डॉक्टर सेबल के घाव को साफ करने और टांके लगाने में लगे थे। घाव गहरा था, लेकिन सेबल को जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। उसकी आंखें बस रिवेन को देख रही थीं, जो यहां वहां काम में जुटा था। उसने झुककर अपने असिस्टेंट से धीरे से पूछा, क्या उसे मेरी चोट देखकर जरा सी भी फिक्र हुई? असिस्टेंट ने सेबल के पीले जिद्दी चेहरे को देखा और चुपचाप नजरें फेर लीं। जवाब उसकी खामोशी में ही था। यह फिर राहत कार्य स्थिर होने की पिछली रात, जब रिवेन की टीम घर लौटने की तैयारी कर रही थी। सेबल ने कोई बड़ा तामझाम नहीं किया, कोई शोर नहीं, कोई मंच नहीं। बस एक पहाड़ी के पास जहां तारे साफ दिख रहे थे, बस वे दोनों, हवा ठंडी थी। सोल ने अपने पास बैठे रिवेन को देखा, जिसका चेहरा आसमान की तरफ था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रिवेन, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे लंबे समय से कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब सही वक्त है। मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि बचपन में मैं तुम्हें कितनी परेशान करती थी, हमेशा तुम्हारे रास्ते में आती थी, झगड़े करती थी। सच तो यह है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम्हारा ध्यान कैसे खींचूं। तुम बहुत चमकते थे, जैसे एक छोटा सूरज हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। वह नासमझ, झगड़ालू रूप ही एकमात्र तरीका था जिससे मैं सुनिश्चित कर सकूं कि तुम्हें याद रहे कि मेरा अस्तित्व भी है। फिर हम बड़े हो गए और मैंने अपने दिन बार में शराब पीकर बिताने शुरू किए, क्योंकि तुम्हें दुख में देखना वह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने खुद को सुन्न कर लिया। मैं चाहती थी कि तुम मुझे देखो, ये जानो कि चोट लगने पर भी कोई था जिसे मैं चाहिए थी। जब तुम विदेश गए मैं फौरन पीछे गई, किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तुम मुझे बचपन से पसंद हो। वह बात खत्म करने के बाद रिवेन देर तक खामोश रहा। पिछले 3 सालों में सोल ने उसके लिए जो भी किया था, एक एक छोटी चीज उसे याद थी। जब वह विदेश में अकेला था तो वह उसके साथ बैठी थी। जब उसका करियर लड़खड़ाया तो उसने चुपचाप उसे संभाला और रात भर जागकर उसका ख्याल रखा जब वह बीमार था, और उसने कभी उसे मजबूर नहीं किया। अब सोल अचानक झुककर उसका हाथ थाम लेती है। रिवेन,
मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी ऐसे जख्म हैं जिन्हें तुम पूरी तरह नहीं भुला पाए हो। मुझे जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर सकती हूँ। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर सही तरीके से तुम्हारे साथ रहने का मौका दोगे? रिवेन ने सोल की तरफ देखा। वह लड़की जो उसके साथ बड़ी हुई, जो हंसी लड़ी, जिसने उसे पागल किया और जरूरत के वक्त कभी साथ नहीं छोड़ा। वह काफी देर खामोश रहा। सोल का दिल बैठने ही वाला था, तभी रिवेन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुमने मुझे अपने जज्बात बताए हैं, मेरा जवाब हमेशा हाँ ही होगा। सोल खिल उठी। उसने कसकर उसे गले लगा लिया। उनका रिश्ता सार्वजनिक तो नहीं हुआ, लेकिन अपनों के बीच यह राज नहीं था। यह वो पल है जब रिवेन आखिरकार अपने अतीत से पूरी तरह आगे बढ़ गया। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रेड कार्पेट सितारों से भरा था। रिवेन अपनी बाहों में सोलेल को लिए चल रहा था। जिंगबे में शेन ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर सेबल अंधेरे में छत तक फैली बड़ी खिड़कियों के सामने अकेली बैठी थी। कमरे में एकमात्र रोशनी टेलीविजन से आ रही थी, जिस पर पुरस्कार समारोह सीधा प्रसारित हो रहा था। जब कैमरा रिवेन और सोलेल के क्लोजअप पर गया तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। परिणामों की घोषणा की गई। रिवेन ने उस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो मानवीय स्वभाव की जटिलता को बेहद ईमानदारी के साथ उजागर करती है। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, पूरा ऑडिटोरियम सम्मान में खड़ा हो गया। रिवेन ने मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण किया। उसने एक संक्षिप्त भाषण दिया, निर्देशक और क्रू को धन्यवाद दिया। फिर उसकी नजरें नीचे भीड़ में सोलेल पर जा टिकीं। और आखिर में, एक शख्स है जिसे मुझे धन्यवाद देना है। मेरा प्यार सोलेल, मेरे साथ खड़े रहने और हर मुसीबत में मुझे ताकत देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह पुरस्कार आधा तुम्हारा है। कैमरा सोलेल पर गया। वो पहले से ही खड़ी थी और उसने हॉल के पार से रिवेन को फ्लाइंग किस दी। सेबल ने जोर से टीवी बंद कर दिया। अंधेरे में वो हाँफने लगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर यह तमाशा नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। आफ्टर पार्टी का आयोजन पुरस्कार समारोह के आधिकारिक होटल में किया गया था। आधी रात बीत चुकी थी जब रिवेन और सोलेल अंततः वहां से निकले, सहायकों और सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, एक आकृति खंभे के पीछे से लड़खड़ाती हुई बाहर निकली और उनका रास्ता रोक लिया। यह सेबल थी। उसकी नजरें रिवेन पर टिकी थीं। मुझसे बस बात कर लो, सिर्फ 5 मिनट, नहीं 3 मिनट ही सही। बस मुझे एक मौका और दे दो। बस आखिरी बार मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम्हारे बिना मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा। सोलेल तुरंत आगे बढ़ी। सेबल, अपनी हालत देखो, होश में आओ। रिवेन मेरे साथ है, वो खुश है। कृपया उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करो। खुश? तुम्हें उसे खुशी देने का हक किसने दिया? तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो? क्या तुम्हें पता है उसे सर्दियों में जल्दी ठंड लगती है और वो नींद में कंबल खींच लेता है? क्या तुम्हें पता है वो तीखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर फिर भी खाता है और बाद में ठंडा पानी मांगता है? क्या तुम्हें पता है वो रिवेन की आवाज ने बीच में ही टोक दिया, सेबल, अतीत को वहीं रहने दो जहां वो है। हमारे बीच जो था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। वो खत्म नहीं हुआ था, वो भला खत्म कैसे हो सकता है? सेबल ने रिवेन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सोलेल उनके बीच आ गई। उस गहमागहमी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पार्किंग के प्रवेश द्वार पर एक काली कार, जिसका ड्राइवर शायद नशे में था या जिसका गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया था, अनियंत्रित होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। सीधे उनकी ओर संभलो, सोलेल ने पहले प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई और उससे भी तेज था। इससे पहले कि कोई समझ पाता क्या हो रहा है, सेबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रिवेन को धक्का देकर कार के रास्ते से हटा दिया, जो सड़क के किनारे सबसे करीब खड़ा था। उस धक्के की ताकत उसे सीधे गाड़ी की चपेट में ले आई। एक भारी दबी हुई आवाज। सेबल का शरीर हवा में ऐसे उछला जैसे डोर कटी हुई पतंग। ट्रॉमा रूम की लाइटें पूरी रात जलती रहीं। रिवेन और सोलेल कॉरिडोर की बेंच पर जागते रहे। जब सुबह आसमान में सफेदी फैली तो दरवाजा खुला। डॉक्टर थककर बाहर आए और उन्हें बताया कि सेबल की चोटें गंभीर हैं, कई फ्रैक्चर हुए हैं और अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है। टीम की पूरी कोशिशों के बाद वो खतरे से बाहर है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। उसे कड़ी निगरानी में रखने की जरूरत है। रिवेन ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने रिवेन को अंदर आते देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक आवाज निकाली, रिवेन। सोलेल ने रिवेन के कंधे को धीरे से थपथ पाया, इशारा किया कि वो बाहर इंतजार करेगी और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। रिवेन बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। डॉक्टर कहते हैं कि तुम फिलहाल खतरे से बाहर हो। सेबल उसे देखती रही, उसे अपनी नजरों में बसा लेना चाहती थी और धीरे से आईवी ड्रिप के बिना वाला हाथ उठाया, उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन जब उसने रिवेन की आंखों में वो दूरी देखी तो उसका हाथ गिर गया। मुझे माफ कर दो, रिवेन। और फिर शब्द धीरे धीरे और लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। शुरुआत से लेकर कैसे क्रेस्ट ने उसे धोखा दिया, उस पल तक जब उसे अपने एहसासों का पता चला, लेकिन गर्व और जिद्द ने उसे कभी स्वीकार नहीं करने दिया। और उसे खोने का दर्द, वो पछतावा जो कभी नहीं जाता। वो बार बार माफी मांग रही थी, बार बार अपने प्यार का इजहार कर रही थी। फिर वो बोला, सेबल, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। सेबल की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी,
लेकिन रिवेन के अगले शब्दों ने उसे पूरी तरह बुझा दिया। लेकिन प्यार न तो आभार है, न ही अपराध बोध। हमारे बीच जो था वो बहुत पहले खत्म हो गया था। उस दिन जब तुमने क्रेस्ट की खातिर मुझे उस डिटेंशन सेंटर में डलवाने के लिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, मुझे वहां तड़पने दिया। हर बार जब तुम उस पर यकीन करने और मुझे बिना झिझक चोट पहुंचाने को चुनती थी, तभी सब खत्म हो गया था। सेबल, हम यहीं खत्म करते हैं। वो खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दरवाजे की ओर चल दिया। बाहर सोलेल उसका इंतजार कर रही थी। रिवेन उसके पास गया, बिना एक शब्द कहे उसका हाथ थामा और पीछे मुड़कर देखे बिना उस कमरे से दूर चला गया। सेबल अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रही, खाली दरवाजे को देखती रही, उस आदमी की पीठ को देखती रही जो जा चुका था। सिनेमा में सबसे बड़ा सम्मान माने जाने वाले समारोह में जब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल गूंज उठा। रिवेन शांत भाव से उठा, रोती बिलखती और मुस्कुराती सोलेल को गले लगाया, फिर उस मंच की ओर बढ़ा जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। स्पॉटलाइट के नीचे वो पुरस्कार थामे जिसने सब कुछ बयां कर दिया। उसने अपना भाषण दिया। कास्ट और क्रू का शुक्रिया, मेरे परिवार का शुक्रिया और उन सब का जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और आखिर में उसकी नजरें नीचे भीड़ में एक महिला पर जा टिकीं। मैं इसे अपनी मंगेतर सोलेल को समर्पित करना चाहता हूं। तुम ही वो कारण हो जिससे मैं जानता हूं कि प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है। तुमने मुझे खुद का एक बेहतर संस्करण बनने का साहस दिया। सोलेल, मेरी बाकी की जिंदगी तुम्हारी है। कैमरा सोलेल पर गया। वो पहले से ही खड़ी थी। उसके हाथों ने दूरी के पार से ही आई लव यू के शब्द बनाए। कुछ समय बाद एक निजी एस्टेट में एक शांत और अंतरंग शादी हुई जिसमें सिर्फ उनके करीबी परिवार वाले और दोस्त शामिल थे। धूप, हरी घास का मैदान, फूल, सफेद कपड़े। रिवेन ने एक डिजाइनर मित्र का बनाया सूट पहना था, साफ, सुरुचिपूर्ण, और वो सोलेल का हाथ थामे पंखुड़ियों से भरे रास्ते पर आगे बढ़ा।